नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर जो हमारे बेरोजगार युवा भाई बहन हैं, उनको 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है और उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। और रोजगार दिए जाने के लिए एक अभिनव प्रयास के रूप में ऐसे ही जो रोजगार मेले, जिनमें आज डॉक्टर धन सिंह जी ने कहा कि 2500 लोगों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत की जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रयास हमारे आगे भी जारी रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारा यह भी प्रयास है कि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए, उनके सशक्तिकरण का, उनके रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया जाए। और मैं पहली बार जब मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब काम करना प्रारंभ किया था, तो उसी समय सारे विभागों में जितने भी पद रिक्त थे, हमने संकल्प लिया था कि सारे पदों पर हम भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और वो भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है। पिछले आप 2021-22 के आप टोटल अध्याचनों को निकालेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि इस पर बहुत तेजी से काम हुआ है। और पिछले सालों में ये आंकड़ा हमारा सर्वाधिक है। और इसके साथ साथ अभी मैडम राधा रतूड़ी जी बैठी हैं, ये हमारे सीनियर मोस्ट उत्तराखंड की अधिकारी हैं। उसके साथ साथ जहां अपर मुख्य सचिव के नाते तमाम डिपार्टमेंट देती हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय का भी काम आप ही देखती हैं। तो आपसे भी मैंने कहा है कि हर 15 दिन में जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं जिनमें नियुक्तियां होनी है, जिनके अध्याचन निकलने हैं, उन सभी को आपके स्तर से लगातार उसकी समीक्षा होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वहीं सांसद अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित गांधी ग्राम शिल्प उद्योग प्रदर्शनी का अल्मोड़ा में शुभारंभ किया। बता दें कि इस हस्तशिल्प प्रदर्शनी शिल्प कारीगरों के उत्पादन की वस्तुओं को बाजार देने के उद्देश्य से किया गया है आयोजन, जिसका उद्देश्य स्वदेशी शिल्प कला को बढ़ावा देना है, ताकि हस्त से निर्मित उत्पाद आम जनता तक पहुंचे और शिल्पियों के हुनर को पहचान मिल सके। गांधी ग्राम शिल्प उद्योग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो हस्तशिल्प कारीगर हैं, उनके द्वारा यहाँ 100 स्टॉलों को लगाया गया है। ऐसे जो क्लस्टर हैं जो देश भर से आए हैं, उन सभी के उत्पाद बिकें और उनको फ्री यहाँ पर स्टॉल दी जाती है भारत सरकार के माध्यम से। 100 दुकानों का आवंटन किया गया है। 70 दुकानें जो है वो जनरल कैटेगरी के ऐसे क्लस्टर जो काम करने वाले कारीगर हैं उनको दी गई है। 30 ऐसे शिल्पकार बंधु जो अनुसूचित जाति से संबंधित है उनको दिया गया है। वहीं यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 44वीं गिरफ्तारी की है। एसटीएफ ने यूके SSSC पेपर लीक मामले में लखीमपुर के पेट्रोल पंप मालिक और लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर 25,000 का इनामी रूपेंद्र कुमार जायसवाल को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पेपर होने से पहले ही रूपेंद्र कुमार ने जेल में बंद सादिक मूसा को RMS प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी कासाना से मिलाया था, जिसके बाद रूपेंद्र ने कासन
से लीक पेपर को लेकर सादिक मूसा को दिया। इसके एवज में रूपेंद्र कुमार जायसवाल को 5 लाख मिलने थे। फिलहाल आरएमएस प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी कासन फरार चल रहा है, जिसकी तलाशी जारी है। तो 25,000 रुपए का इनामी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 44वीं गिरफ्तारी की है एसटीएफ ने। पेपर लीक का ये पूरा मामला है, जहां पर 44वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। रूपेंद्र जायसवाल जो ये अभियुक्त है, इसका कहना है कि लखीमपुर खीरी और लखनऊ में इसका जो है जमीन खरीदने बेचने का प्रॉपर्टी डीलिंग का जो है कारोबार है। और ये राजेश चौहान को वर्ष 2011 से भी जानता है। 18 में इसकी मुलाकात सादिक मूसा से हुई और 19 में जो है ये कसान से भी मिला। तो इस तरह से इसका यही उद्देश्य था कि इसको 5 लाख रुपए मिल जाए और कसान को इसने जो पेपर लेके सादिक मूसा को दे दिया। चाहिए गैंगस्टर उसमें भी आएगा परिधि में? बिल्कुल, अभी इस पर गैंगस्टर के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत। और इसके प्रॉपर्टी संबंधी भी हम लोग संपत्ति संबंधी ब्यौरा भी इसकी जुटाएंगे। वहीं जोशीमठ आपदा को देखते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावितों के लिए 2 ट्रक राहत सामग्री को रवाना किया है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए लगातार मदद पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार जोशीमठ आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और जल्द ही उनके पुनर्वास का कार्य भी सरकार पूरा करने जा रही है। देखिए, जोशीमठ आपदा के संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने जिस रूप में सहयोग किया जा सहयोग करने का काम किया। 1 माह का वेतन भी सबने दिया है। हमारे बहुत से जो एक्स एमएलए थे, मुझ सहित मैंने भी अपना 1 माह की पेंशन दी है। और हर क्षेत्र से वहाँ के जो इसमें प्रभावित लोग हैं, उनको अन्न की कमी ना हो, वस्त्र की कमी ना हो, हर सुविधा का लाभ उनको मिले। और मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ गणेश जोशी जी का। वैसे तो हर आपदा में आपका सहयोग बना रहता है, लेकिन ज्योतिर्मठ की आपदा में भी, इससे पहले भी और अभी आपके द्वारा जो सामग्री वहाँ भेजी जा रही है, वो हम लोग, हमारे अजय जी जो पूरा उसको मॉनिटरिंग करते हैं वहाँ पर, उनके पास जाएगी और जिला प्रशासन के माध्यम इसका वितरण हम लोग वहाँ कराएंगे। कि अगर भगवान ने आपको शक्ति दी है, भगवान ने अगर आपको ताकत दी है, उसका सदुपयोग जनहित में, समाज के हित में होना चाहिए। आज प्रकृति द्वारा जो हमारे जोशीमठ के नागरिक पर जो आपदा आई है, उस संकट की घड़ी में पूरी सरकार, पूरा तंत्र, पूरी पार्टी उनके साथ में। अजय जी घुटते की तरफ से वहां पर उसकी देखरेख कर रहे हैं। उनका फोन आया था कि यहाँ पर ठंड हो रही, बारिश हो गई थी, तो वहां पर हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, ब्लैंकेट्स, वो कुछ ड्राई राशन, बिस्किट, मैगी, इस टाइप के सामानों की आवश्यकता है। वहीं उत्तराखंड सरकार जल्द ही पंचायतों को मजबूत शुरू करने के जा रही है, जिसको लेकर विभागीय स्तर पर रोड मैप तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 132 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को दी है, जिसमें उत्तराखंड में पंचायत भवनों का निर्माण भी कराया जाएगा। साथ ही मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड में मिनी सचिवालय का भी निर्माण करा रही है, जिसमें पंचायतों से जुड़े दस्तावेजों को संभाल कर रखा जाएगा। तो पंचायतों को मजबूत करने की कवायद चल रही है, जिसमें विभागीय स्तर पर अब रोड मैप तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश को 132 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है और इसी धनराशि से अब पंचायतों को संवारने का काम किया जा रहा है।
काम चल रहा है और पंचायतों के अंदर हम चाहते हैं कि पंचायतें मजबूत हो। अगर पंचायतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा। उसके अंदर हमने स्थापना दिवस के लिए जो है घोषणा की है और स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जो भी पंचायत का उत्पाद है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और हमारा यह है कि वहां पर पॉली हाउस हुआ, एक्वा फार्मिंग हुआ, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। हम चाहेंगे कि आंवले और बांस का जो है वहां उगाया जाए, जिससे कि हमारे पंचायतों की इनकम बढ़े। इसके साथ साथ हमने कॉम्पैक्टर्स दिए हैं कि कूड़ा का जो है कॉम्पैक्ट करके और उसका विस्तारण किया जाए। और हम जटायु भी लेने जा रहे हैं, जिसको वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, जो बड़ी तेजी से कूड़े को सक्शन करेगा। तो कूड़ा निस्तारण बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गांव में काफी कूड़े का ढेर लग जाता है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर देश भर के शैक्षिक संस्थान आईआईटी में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न के कारण कई आत्महत्याएं हुई हैं, जिसके विरोध में लोगों ने कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की शिक्षा विरोधी नीति और जाति भेदभाव का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी ने कहा कि हम सभी पीड़ितों के परिवारों का समर्थन करें, इस मुद्दे को उठाएं और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग करें। देश के जो आईआईटी संस्थान है, जो उच्च शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 124 छात्रों ने आईआईटी प्रशासन के दबाव में और जो भेदभाव, उनका जातिगत भेदभाव देखने को मिला है, उस कारण से आत्महत्याएं की हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। यदि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की हालत है तो बाकी जो सामान्य शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की हालत हो। आज हम सरकार के सामने बार बार इस सवाल को उठाते रहे, लोकसभा से लेकर हर जगह पर, लेकिन सरकार ने उस पर जवाब नहीं दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि कालागढ़ से है, जहां सैडल डैम इलाके में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। बता दें कि इस दौरान हाथी ने सैडल डैम रोड स्थित स्लिपवे क्षेत्र में तोड़फोड़ की और इसके अलावा हाथी ने डैम पर मौजूद बिजली तार और रेलिंग तोड़ डाली। रेलिंग तोड़ने के बाद हाथी बगले की ओर चला गया, लेकिन सैडल डैम पर तैनात कर्मचारियों ने शोर शराबा करके हाथी को वहां से खदेड़ दिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हाथी का उत्पात देखने को मिला है। आपको बता दें कि डैम पर हाथी ने उत्पात मचाया और जिसके चलते पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। बता दें कि इस दौरान हाथी ने बिजली के तार भी तोड़ दिए। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद हाथी पर काबू पाया गया। उधर एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के बैंक खातों से रुपए उड़ाने वाले 2 आरोपियों को कोटद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को 2 आरोपियों के पास से चोरी के 45 एटीएम कार्ड, 26,500 और एक कार बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के साथ उनके खातों से रकम निकालने की बात कबूली है। कोटद्वार पुलिस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के थाना क्षेत्रों में अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निकालने में पुलिस जुट गई है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ उनके एटीएम लेकर और लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। वहीं अब इन दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर और आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। बताते चले कि आरोपियों के पास से 45 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। ये एटीएम फ्रॉड का मामला है। जैसा अमूमन बड़े शहरों में कई बार ऐसे केसेज होते हैं। कोटद्वार में परसों 15 तारीख को एक वृद्ध व्यक्ति थाने में पहुंची, जिनका ये कहना था कि उनका एटीएम यूज़ करने वो किसी बैंक में गए थे, तो वहाँ किसी लड़के के माध्यम से उनके साथ फ्रॉड हुआ है।
हाथ में पकड़ा दिया। वहीं जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र अंतर्गत रत्तापानी में गंगा के निकट संचालित हो रहा शराब का ठेका आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। नीलकंठ यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्तों की आस्था को भी इस शराब के ठेके ने ठेस पहुंचाई है। जहां लगातार सामाजिक कार्यकर्ता ठेके का विरोध कर रहे हैं, फिर भी यह ठेका गंगा के निकट से शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता कमल सिंह रावत ने डीएम पौड़ी को ज्ञापन भेजकर फिर से शराब के ठेके को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग की है। वहीं लोहाघाट के पिथौरागढ़ में वाहन दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बारे में घायलों ने बताया कि वाहन के सामने अचानक जानवर आने के बाद चालक का वाहन अपना नियंत्रण खो बैठा, जिस कारण यह दुर्घटना हो गई। शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये पिथौरागढ़ में लिंक रोड है, जो बाराकोट लिंक, इसके पास एक वाहन बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो मौके पे वहाँ पे स्थानीय निवासियों की सहायता से 3 लोगों ने वहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल में यहाँ पे एक रमेश जोशी, इनकी मृत्यु हो गई है, बाकी 2 घायल हैं और अभी हम लोग पंचायतनामा करके बाकी फर्दर कार्रवाई की जा रही है। चलने से अचानक ही वहाँ ऊपर से गाय आगे नीचे को हल्का काटा तो गाड़ी नीचे को चली गई सीधी, तो इसकी वजह से थोड़ा गाय आने की वजह से मतलब तुरंत गाय ऊपर से नीचे को आए तो तुरंत हल्का नीचे काटा तो गाड़ी नीचे को जा गई। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे, जहां अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। साथ ही प्रदेश में व्याप्त घोटालों की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं साल की पहली सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि हर की पौड़ी पर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं और पूरे मेले क्षेत्र को 16 जोन में और 39 सेक्टर में बांटा गया है। सोमवती जो अमावस्या है आज, उसका बहुत महत्व है पूर्वजों के लिए खासकर, तो उसके स्नान के लिए मैं गाजियाबाद से आया हूँ। सुबह 5 बजे मैंने स्नान कर लिया था और जब से मैं यहीं पर ही घूम रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। शिक्षा व्यवस्था भी ठीक है, पुलिस वाले हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अक्सर आते रहते हैं? हाँ, अक्सर आते रहते हैं। हम अभी गाजियाबाद से आए हैं सुबह 4 बजे और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही स्नान किया है यहाँ पे। और आज सोमवती अमावस्या है जिसका बड़ा महत्व होता है, तो उसमें हम यहाँ नहाने आए हैं। मैं अपने भाई और अपने साले के साथ आया हूँ गाजियाबाद से। तो यहाँ गाजियाबाद से आए हैं, कैसा नज़ारा दिख रहा है? बहुत बढ़िया है, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। बस थोड़ा घाटों पे गंदगी है बस, लेकिन व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, भीड़ भाड़ बहुत है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। खबर गदरपुर से है, जहां किन्नर समुदाय के राष्ट्रीय सम्मेलन में किन्नरों ने शहर में रथ यात्रा निकाली। इस दौरान किन्नर समाज शालू किन्नर ने कहा कि राष्ट्रीय किन्नर समुदाय सम्मेलन गदरपुर के एक मैरिज प्लेस में हो रहा है, जिसमें देश भर से किन्नर समाज के लोग आए हुए हैं और कई तरह के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इसी क्रम में गदरपुर के पुरातन शिव मंदिर में कुम्हार के चाक की पूजा भी की गई। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर जितना पूजा पाठ का सब मंदिर
या गुरुद्वारा जो भी है बहुत अच्छे लगे और यहाँ आके बहुत सम्मान दिया सब लोगों ने और हम इन सब लोगों के आभारी हैं। हाँ, पुलिस का भी बहुत सहयोग अच्छा है और पुलिसवासी बहुत अच्छे हैं और माता रानी इनको अपना खूब चार चांद लगाए, इनकी बड़ी बड़ी पोस्ट हो। जो भी गदरपुर के हैं जितने भी वासी हैं के समाज वाले हों या ये पुलिस वाले हों, जितने भी हैं सब अच्छा सहयोग दिया है। जब क्या बोले हमारे राम जी को वनवास हुआ था तो हम भी उनके साथ साथ गए थे। जो हमारे बुजुर्ग किन्नर थे तो वो गए थे, तो सारे उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा कि जाइए आप नर नारी सारे चले जाइए, तो वो चले गए। हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े बूढ़े वहीं पे खड़े रह गए। वो फिर वापिस आए अयोध्या जी से, क्या आप कैसे हैं, क्या आपने तो हमें कुछ बोला ही नहीं था, ना हम नर हैं ना हम नारी हैं। तो हमें उन्हीं का आशीर्वाद है राम जी का, और राम जी के हम भक्त हैं। और क्या बोले हमारा जो ये इतना समाज इकट्ठा हुआ है, तो मैंने मन्नत मानी थी कि मेरे जो क्या बोले कार्यकर्ता हैं और मेरे जो ये बीमारी आई है मेरे शहर में, हिंदुस्तान में कोरोना आया है और क्या बोले दुनिया कई आफत नाफत आई हैं, ये सब शांत हो जाए तो मैं अपनी माता रानी को सोने का मुकुट चढ़ाऊंगी। चलिए अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर वसंत महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। राजभवन में क्या कुछ हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करने का कष्ट करें। जय हिंद। आज अत्यंत खुशी हो रही है कि हम सब मिलकर वसंत उत्सव 2023 स्प्रिंग फेस्टिवल 2023 का कर्टन रेजर का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वर्ष स्प्रिंग फेस्टिवल 3 दिन का होगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन इतना है और मुझको ऐसा लगता है कि जो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र है उसमें विकास से समृद्धि और खुशहाली बहुत बड़े पैमाने पर आ सकती है। इसलिए 3 दिन का ये वसंत उत्सव मनाया जाएगा। पुष्प और वो भी हिमालय का पुष्प, और वो भी उत्तराखंड का पुष्प, वो भी जिसके ऊपर में शिव जी का वरदान हो, पुष्प जो गंगा जमुना जी के अमृत का उत्पादन हो, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। मुझको ऐसा लगता है कि जो उत्तराखंड के वन हैं, जो यहाँ की उपज है, जो यहाँ के पुष्प हैं, वो पूरी दुनिया में अलग है। और इसलिए जरूरी है कि हम सब पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को, पूरी मानवता को ये दिखाएं कि उत्तराखंड में जो पुष्प हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उनके अंदर में डिविनिटी क्या है, अलगपन क्या है। तो इसी मकसद के साथ में 3 दिवसीय वसंत उत्सव 2023 मनाया जा रहा है। इस बार इच्छा यह भी थी कि कर्टन रेजर थोड़ा पहले कर दें, ताकि ये जो संदेश है, ये जो मैसेज है, ये जो धुन है, ये जो वाइब्रेट। चलिए फिलहाल के लिए इतना। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।